हम जो जीते हैं, दैनिक जीवन जीते हैं, वो हमारा निरुद्देश्य होता है। उस दिन हम क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये कोई भी बात तय नहीं है। इसके कारण हमारा जो दैनिक क्रियाकलाप है वो अनियंत्रित होता है, उद्देश्यहीन होता है, और इसकी वजह से हमारे जीवन पर इसका अनुकूल असर तो होता नहीं बल्कि अधिक मात्रा में इसका प्रतिकूल असर होता है। ऐसा मैंने मेरे जो निजी अनुभव है उसके आधार पर मैं इसको कह सकता हूँ। तो क्या हमें अपने जीवन को इसी ढंग से जीना चाहिए कि वहाँ पर कोई चीज फिक्स नहीं है, या एक समाज में, अच्छे समाज में रहने के लिए या एक अच्छे परिवार में रहने के लिए क्या हमें अपनी दैनिक गतिविधियों को एक सुनियोजित या व्यवस्थित या उसी व्यवस्थित जीवन शैली में कोई विशेषतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए? मैं आपके जीवन की सफलता और अनुभवों के आधार पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक प्रामाणिक जीवन जीने के लिए, जिससे कोई अर्थ निकले हमारे जीवन का या अर्थ निकलता हुआ महसूस हो, आप कुछ हमारे श्रोताओं को अपने अनुभव के खजानों से निकाल कर कुछ विशेष बातें बताएं तो हमें बहुत खुशी होगी। जी रवि शर्मा जी, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और अक्सर लोग इस प्रश्न को या तो करते नहीं हैं या इसके बारे में सोचते नहीं हैं या इसको बिल्कुल पीछे रखते हैं। जी, लोगों का जीवन एक्टिविटी ओरिएंटेड ज्यादा हो गया है, मतलब वो क्रिया में ज्यादा विश्वास रखते हैं बजाय इसके कि उससे पहले ये सोच लें कि वो क्रिया क्यों कर रहे हैं। कि मैं अपनी बात को 5 बिंदुओं में कहता हूँ जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स फॉर लाइफ, व्हाट पीपल शुड डू। ओके, मेरे हिसाब से हम में से प्रत्येक व्यक्ति को, और अगर उसने अभी तक नहीं किया है तो आगे करना चाहिए। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, सारे बिंदुओं के बारे में, फिर मैं एक एक के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। तो पहला है जीवन का उद्देश्य, दूसरा है सीखने की प्रवृत्ति का विकास, जी, तीसरा है निर्णय की सार्थकता, चौथा है आलोचना का सम्मान, जी, और पांचवा है कि अपने जीवन में धनी बने। बहुत अच्छा। अब मैं इन सबको एक एक करके अपने कुछ विचार इसके ऊपर व्यक्त करता हूं कि जो आपने बोला कि कई बार हमारा जीवन, हमेशा नहीं लेकिन कई बार हमारा जीवन ऐसा लगता है कि निरर्थक चीजों में जा रहा है और हम क्यों कर रहे हैं हमको पता नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं किया है। अब जीवन के कई पहलू हैं। एक दृष्टि से देखें तो आयु की दृष्टि से देखें तो बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। जब समाज की दृष्टि से देखते हैं तो परिवार है, मित्र है, समाज है, प्रदेश है और देश है। जब करियर की दृष्टि से देखते हैं, मतलब जो कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो पहले पढ़ाई है, फिर काम है और फिर रिटायरमेंट है, उसके साथ कुछ हॉबीज हैं। तो ये सब मिला करके ये जीवन है। जीवन सिर्फ एक पढ़ाई नहीं हो सकता, जीवन एक करियर नहीं हो सकता, जीवन उससे कहीं बड़ा है। जीवन उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से आप जन्म लेते हैं और उस दिन खत्म होता है जिस दिन आप इस दुनिया से विदा लेते हैं। ये यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन अगर इस यात्रा में आपको अपना डायरेक्शन, अपनी दिशा नहीं मालूम है तो मेरे हिसाब से वो जीवन के साथ, अपने स्वयं के जीवन के साथ बहुत अन्याय है। इससे बड़ा अन्याय आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आप सुबह निकलें घर से और आपको ये ना पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन आप चलते रहें जिधर सब लोग जा रहे हैं, तो अंत में शायद आप ऐसी जगह पहुंचेंगे जो आपको स्वयं पसंद नहीं होगी। चलिए इसके बारे में मैं आपको एक वृत्तांत सुनाता हूँ जी, एक घटना सुनाता हूँ। एक बार मैं किसी सेमिनार में, जिसमें बहुत वरिष्ठ लोग थे, जो प्राइवेट कंपनीज के भी थे, गवर्नमेंट के भी थे, वरिष्ठतम समझ लीजिए आप, करीब 200-250 लोग, जिनसे मैं बात कर रहा था। तो आपको मालूम है कि जितनी भी कंपनी होती हैं, जितने भी उद्योग होते हैं, उनमें सब में हर एक कंपनी का एक विजन होता है और एक मिशन होता है, तो निर्धारित करता है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो मैंने उनमें से पूछा कि आप में से कितने लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे
जिसका विजन या मिशन ना हो। जी। तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। फिर मैंने पूछा कि अच्छा, आप में से कितने लोगों को अपनी कंपनी का विजन और मिशन याद है? तो सबने हाथ खड़ा किया, क्योंकि नेचुरली उन सबको पता था कि वो कंपनी उनकी क्या करती है, क्या नहीं करती है। मैंने तीसरा पूछा कि चलिए, आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो 6 महीने ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे जिसका कोई विजन और मिशन नहीं है, सिर्फ 6 महीने? आपको ताज्जुब होगा, एक भी आदमी ने हाथ नहीं खड़ा किया। जी। फिर मैंने पूछा कि 3 महीने क्या आप काम कर सकते हैं ऐसी कंपनी में जिसका कोई विजन और मिशन ना हो? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो फिर मैंने अपना अंतिम प्रश्न किया कि आप में से वो कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का विजन एंड मिशन लिखा हुआ है? अंततः उसमें एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ उसने। तो मैंने उससे कहा कि आप उस अपने जीवन का कुछ हिस्सा 3 महीने, वो भी जो पूरा दिन नहीं, सिर्फ कार्य के घंटे, आप उस कंपनी को नहीं देना चाहते हैं जिसका विजन और मिशन क्लियर नहीं है। लेकिन अब आप अपना सारा जीवन जी रहे हैं विदाउट विजन एंड मिशन ऑफ योर लाइफ। तो ये बहुत भारी विडंबना है जी, कि हम छोटी चीजों का डायरेक्शन तो जानना चाहते हैं और डिसाइड भी करते हैं, लेकिन अपने जीवन का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करते जी। और इसका दोष किसी व्यक्ति विशेष को देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक, हमारा समाज, सभी को योगदान करना पड़ेगा। क्योंकि हम ना तो ऐसा सोचते हैं, ना कभी हम अपने बच्चे से ऐसी बात करते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि जब तक बच्चा समझदारी की एज में आता है, तब तक आपको उसकी रुचि जान करके उसका उद्देश्य बनाना पड़ेगा। और जैसे ही वो समझदार होता है, तो ये सबका फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम उसका विजन एंड मिशन बनाएं जीवन का। क्योंकि जीवन, हर एक आदमी, एवरीबडी वांट्स अ फुलफिल्ड लाइफ, एवरीबडी वांट्स अ सक्सेसफुल लाइफ। हर एक आदमी सफल जीवन चाहता है, लेकिन सफलता की परिभाषा उसे सबकी अलग अलग है जी। किसी की नजर में, किसी की दृष्टि में सफलता का मतलब धन है, किसी की दृष्टि में स्वास्थ्य है, किसी की दृष्टि में प्रसन्नता है, किसी की दृष्टि में जॉय है, किसी की दृष्टि में काइंडनेस है, किसी की दृष्टि में प्रॉस्पेरिटी है। अलग अलग, सबका अलग अलग है जी। लेकिन ये सब मिलके कुछ बनता है। तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए, और मैं तो कहूंगा कि किसी भी एज में जी, तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग आज जाइए और अपने अपने जीवन का उद्देश्य लिखिए, अभी भी लिखिए, क्योंकि अभी भी देर नहीं। और उस उद्देश्य में आप पैराग्राफ्स मत लिखिए, क्योंकि वो पैराग्राफ लिखते ही फिर वो कहानी हो जाती है जी। जीवन का उद्देश्य आप एक लाइन में लिख सकते हैं, एक्चुअली तो आप एक शब्द में लिख सकते हैं। जितना कम लिखेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि जीवन के उद्देश्य का मतलब है कि इसके अलावा बाकी जो कुछ भी है वो गौण है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इतनी स्पष्टता चाहिए उसके लिए। जितनी स्पष्टता आपके पास होगी, आपका जीवन उतना ही सार्थक होगा, आपका जीवन उतना ही प्रामाणिक होगा, आपका जीवन उतना ही सफल होगा। उससे भटकने की संभावना ये तो थोड़ा बहुत सकते हैं। जैसे आप रायपुर में रहते हैं, वहां से अगर आपको भोपाल जाना हो, तो अगर आप ये डिसाइड ही ना करें कि मुझे भोपाल जाना है और आप किसी भी दूसरे डायरेक्शन में चल पड़े, तो आप कहीं पहुंचेंगे लेकिन भोपाल तो नहीं पहुंचेंगे। फिजिक्स की एक छोटी सी थ्योरी है जो मुझे बड़ी भाती है, कि सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं कि आप एक बिंदु ए से बिंदु बी तक ना पहुंच पाए। सिर्फ 2। पहला, जब आपका डायरेक्शन ही गलत हो। दूसरा, जब आप चलते चलते रुक जाए। अच्छा। तीसरा कारण तो कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे ही जीवन है। तो अगर हमको डायरेक्शन मालूम है तो थोड़ी बहुत दिशा हम इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन अगर हमको डायरेक्शन ही नहीं मालूम है तो आप किसी भी दिशा में चले जाएंगे और फिर वहां पहुंचकर आपको लगेगा कि मैंने जीवन में ये तो नहीं चाहा था। तो उसके लिए हमको अपने मनस्थिति से, अपने मन से बात करनी पड़ती है, अपने मस्तिष्क से बात करनी पड़ती है। उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हमको ये निर्णय लेना होता है कि हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व किस चीज का है, जिससे हमको सुख मिलेगा,
क्योंकि सुख एक ऐसा वर्ड है। पहली बात तो मुझे, अगर हम इसको सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो शायद बात फर्क होगी, शायद ये उसका प्लेटफॉर्म भी नहीं है, लेकिन अगर हम भौतिक स्तर तक भी देखें तो हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में हर एक चीज का महत्व अलग अलग है। और सफल जीवन वही है जिसमें आप अधिक से अधिक समय शांत और प्रसन्न रह सकें। तो कोई भी चीज जो आप कर रहे हैं जीवन में, वो सब इसी कैटेगरी में अल्टीमेटली उसका एक्सपीरियंस आपके मानस पटल पर यही होना चाहिए। और अगर ये मानस पटल पर नहीं है तो इसका मतलब कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसमें चिंतन होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। आप बहुत काम करते हैं, इससे आपको मानसिक अशांति नहीं होगी, लेकिन आप वो काम करते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं तो आपको अशांति होगी। फिर जब हम आध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी और भाषा का, किसी भी और देश का साहित्य और जिसको बोलना चाहिए कि जो धर्मानुकूल आचरण है, उसकी इतनी व्याख्या की गई है जितनी भारतवर्ष में उपलब्ध है। जी, आपने बिल्कुल ये बात जो है, बिल्कुल हजारों ग्रंथ हैं, हजारों उपनिषद, सैकड़ों उपनिषद। जी, तो ये बहुत हमको चूंकि भाषा से हमारा संबंध काफी कुछ कम होता जा रहा है और भाषा का सारा रोल हमको सिर्फ करियर दिखाई देता है, जो कि नहीं है। तो इसीलिए, और जो हमारी शिक्षा पद्धति भी है उसमें हम तुरंत बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो काम करना शुरू कर दे, लेकिन जो आध्यात्म, जो हमारी विरासत है, उसका पुट हमारी शिक्षा में कम होता जा रहा है। ये हमारे समाज में हमारे, और उसका रीजन ये है कि समृद्धि बढ़ रही है और संस्कार कम हो रहे हैं। माता पिता को लगता है कि समृद्धि देना आसान है, तो बच्चे को समृद्धि बड़े आसानी से दे देते हैं। संस्कार बड़ा मुश्किल काम है देना, क्योंकि आपको पहले खुद फॉलो करना पड़ता है। और चूंकि ये एकल परिवार हो गए हैं, तो जो पीछे से धारा भी चलती थी वो थोड़ी अवरुद्ध हो जाती है। तो ये विषय सिर्फ इस बात को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो किसी को भी करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, वो ये कि अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें। तो दैट विल बी द विजन ऑफ योर लाइफ, द मिशन ऑफ योर लाइफ विल बी हाउ टू डू इट। और उसमें जरूरी नहीं है कि जो आपने एक बार निर्धारित किया है सदैव वही निर्धारित रहेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आपको लगे कि मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ या मैं किसी और डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ, वो भी ठीक है। लेकिन निर्धारित करके जब आप कोई कार्य करेंगे तो न सिर्फ आपको उसमें सफलता मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे, किंतु ये भी सच है कि जो जीवन का जो सुख है, जो जीवन का शांति है, जो सफलता का आनंद है, वो आप उठा सकेंगे। बहुत अच्छा। और सफलता को सिर्फ पैसे से, धन से संतुलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सफलता की बात कर रहे हैं, सफल जीवन की। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो बड़े बड़े प्रलोभन छोड़ के अपनी क्रिएटिविटी में लगे रहते हैं और बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने निश्चय किया है कि ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो जिसको, अगर किसी को पहाड़ पसंद हो और उसको राजस्थान भेज दिया जाए, तो नेचुरली वो वहां पर जाकर खुश, अच्छा महसूस नहीं करेगा। तो इसीलिए हम अपनी रुचि को, अपने स्वभाव को समझकर, जो भी हमारे गुरु हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे बड़े हैं, उनसे सहयोग लेके उनके बारे में विवेचना करके हमें अपने जीवन का उद्देश्य जरूर निर्धारित करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है, जिसको हम लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स पर थोड़ा बताना चाहूंगा, जो पॉइंट मैंने शुरू में कहे थे, और मैं चाहता हूं कि उनके बारे में एक मिनट कम से कम मैं लोगों को बताऊं। तो दूसरा पॉइंट मैं जो बता रहा था वो था सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना चाहिए। और जैसे ही मैं इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ। एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया जब छोटा था, तो उसने बोला, पापा आप तो बहुत जल्दी CEO बन गए कंपनी के, आप मुझे भी कोई ट्रिक बताइए जिससे मैं भी जल्दी बन जाऊँ। तो मैंने उसको बोला कि तुमको जीवन में सिर्फ 3 काम करने हैं अगर तुमको करियर में सफल बनना है।
या जीवन में भी सफल बनना है। वो 3 हैं, अंग्रेजी में मैंने उसको बताया, लर्न फास्ट, लर्न टू लर्न फास्ट, थर्ड इज लर्न टू लर्न फास्ट। जल्दी सीखो, फिर जल्दी सीखना कैसे है उसको सीखो, जल्दी सीखो, और फिर उसको भी जल्दी सीखो। तो जीवन में जो जितनी जल्दी सीखेगा उसके पास उस काम को करने की योग्यता ही नहीं बल्कि उसकी सफलता उसके पास होगी, और उसके पास कुछ, चूंकि उसकी सीखने की प्रवृत्ति बन जाएगी तो उसके पास क्षमता होगी कुछ और नया सीखने की। और जो जितना सीखेगा उसका स्पेक्ट्रम उतना ही बड़ा होगा। और सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप करियर के बारे में सीखें। बहुत अच्छा। जो भी जीवन में आ रहा है, जब आपकी सीखने की प्रवृत्ति होगी तो 2-3 चीजें उसके परिणाम स्वरूप आपको बाहर में मिलेंगी। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, आपकी सीखने की क्षमता के साथ साथ आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, और आपके जीवन में एक नया उल्लास लाएगी। जब आप बच्चों को देखते हैं तो बच्चे हमेशा बहुत खुश रहते हैं, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि वो सीखते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं। जो नया सीखना है उसकी प्रवृत्ति आपको आनंद देती है, आपको ऊर्जा देती है, और आप चीजों के प्रति ज्यादा ओपन होते हैं, लोगों को कम जज करते हैं, तो लोग आपके संपर्क में ज्यादा आते हैं, आपकी रिलेशनशिप बेटर होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि आप सीखने की प्रवृत्ति आपके है। यानी कि सीखना मतलब केंद्र में रखना चाहिए सीखने को। सीखना सबसे बड़ा जीवन का केंद्र है। जो भी अपने जीवन का विजन एंड मिशन आप डिसाइड करें, आप जानें कि आपका जीवन इस पर निर्भर है कि आपकी सीखने की प्रवृत्ति कितनी है। और अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में किसी भी सफल आदमी से आप बात करिए, जिसको भी आप सफल समझते हो, आप देखेंगे कि उसमें सीखने की प्रवृत्ति बाकी लोगों की सीखने की प्रवृत्ति से अधिक है। एक्चुअली अगर हम शिक्षा का उद्देश्य देखें तो मेरे हिसाब से द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू एनहेंस योर एबिलिटी ऑफ लर्निंग। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू नेसेसरली गिव यू एजुकेशन। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहेंस योर एबिलिटी ऑफ लर्निंग सो दैट यू लर्न फास्ट। ये उसी तरह की बात है कि जैसे आप सुबह जाते हैं और जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो पर्पस वहां पर ये है टू एनहेंस योर एबिलिटी, टू एनहेंस योर एनर्जी लेवल। ऐसा नहीं है कि जीवन भर आपको ट्रेडमिल पर ही चलना है। राइट। आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि फिर आप कहीं भी दौड़ सकते हैं। वाह। तो ऐसे ही शिक्षा है कि वो आपकी शिक्षा आपकी सीखने की प्रवृत्ति को इतना बढ़ा देती है कि आप कुछ भी जल्दी सीख सकते हैं। क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। अगर आपकी प्रवृत्ति बेहतर होगी तो आप उनको जल्दी सीखेंगे और जल्दी आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप चीजों को 2 ढंग से कर सकते हैं। एक तो चीजों को ट्राई कर सकते हैं, और फिर दूसरा ये है कि आप चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ट्राई एंड डिसाइड। ट्राई एंड डिसाइड। हम बहुत सारी चीजों को कहते हैं आई विल ट्राई, ओके, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते हैं। दूसरा है आई हैव डिसाइडेड टू डू इट। ओके, सो ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। और इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जितनी भी चीजें आप ट्राई करते हैं उसमें आप सफल भी हो सकते हैं, असफल भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे जीवन का ये अनुभव है कि जो भी चीज आप डिसाइड करते हैं वो चीज होती है। और आपने कब डिसाइड कर लिया है इसकी पहचान ये है जब आपके पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपके मानस पटल पर आता ही नहीं है। जैसे आपको सुबह की फ्लाइट लेनी हो तो आप 4 बजे उठ ही जाएंगे, फिक्स है, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि आपको जाना ही है और आप चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको सुबह 6 बजे दौड़ना है, 5 बजे दौड़ना है, तो आप कहते हैं मैं ट्राई करूंगा उठने। तो इसीलिए जीवन में चीजों को एनालाइज करें, उसके बाद डिसाइड करें, और जो आप डिसाइड करेंगे वही होगा। और अगर वो नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपने डिसाइड नहीं किया था। तो जो लोग एवरेस्ट पर जाते हैं वो एवरेस्ट पर जाने की ट्राई नहीं करते, वो एवरेस्ट पर जाने का डिसाइड करते हैं। तो जीवन में जो भी आप डिसाइड करेंगे वो होगा, ये मेरा अनुभव है और इसको मैं 100% सच मानता हूँ। वाह। चौथी चीज जिसका बहुत भारी रोल हमारे समाज में होता है, हमारे जीवन में होता है, वो होता है हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। हम आलोचना को कैसे संभालें।
क्योंकि हमारे जीवन में हमको सिखाया जाता है कि अपनी प्रशंसा को आप कैसे हैंडल करें। बचपन से हम सिखाते हैं कि जब तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो आपको उसका व्यवहारिक जवाब क्या देना है। लेकिन हम बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि जब आपकी आलोचना हो तब आपको क्या जवाब देना है और उसको कैसे टैकल करना है। मेरा मानना है कि जीवन में ज्यादा सफल वो लोग हैं जिनको सफलता को कंस्ट्रक्टिवली हैंडल करना आता है, जो सकारात्मक रूप से आलोचना को हैंडल कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप उसको सकारात्मक रूप से हैंडल करना चाहेंगे तो आप दूसरे की बात को सुनेंगे और आप उसमें से जो आपके मतलब का होगा उसको आप रखेंगे और उसको यूज कर लेंगे। यानी कि आलोचना से भी हम अपने मतलब का काम निकाल सकते हैं। अपने मतलब जीवन में अगर आप बहुत ज्यादा सफल लोगों के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आलोचना ने उनके जीवन को चेंज कर दिया और आलोचना उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी, क्योंकि उस दिशा में आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो भी आदमी आपकी आलोचना कर रहा है वो आपके काम की, आपकी एक्टिविटी की, आपके एक्ट की, आपके करने के ढंग की आलोचना कर रहा है, आपकी आलोचना नहीं कर रहा है। जैसे ही आप ये डिफरेंस पैदा कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपनी आलोचना कैसे हैंडल करनी है। मैं अपने जीवन में देखता हूँ तो मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक मेरे आलोचक थे, जिन्होंने मुझे हमेशा एक नई प्रेरणा दी। कई बार आपको लगता है कि ये आलोचना गलत है तो उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, तो वो आपको पता चलेगा कि उसने आपके अंदर दुगनी एनर्जी भर दी उस आदमी को गलत साबित करने के लिए, और आप कुछ भी कर जाएंगे। तो जीवन में प्रेरणा दो ही लोगों से मिलती है, वो लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं और जो आपके साथ खड़े रहते हैं। दूसरे वो लोग जो आपकी आलोचना करते हैं और आपको ये एक चैलेंज करते हैं कि इसको पूरा करके दिखाओ, और दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण है। पांचवा बिंदु जो मैं कहना चाहूंगा सबको कि अपने जीवन में धनी बने, रिच बने। लेकिन रिच का मतलब पैसे से नहीं है। देखिए, जीवन में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, अमीर और गरीब, रिच एंड पुअर। जनरल फिलॉसफी में ऐसा लगता है कि पुअर वो लोग हैं जो किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जो लोग समाज में रिक्शा चलाते हैं या मजदूरी का काम करते हैं, वो किसी भी तरह से 200, 300, 400 रुपए प्रतिदिन कमा करके या 2000, 5000, 10,000 रुपए कमा के किसी तरह से अपने परिवार का पालन करते हैं जी। उसके बाद लोग होते हैं जो 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़ रुपए साल या उससे भी ज्यादा कमाते हैं। लेकिन 97% लोग अपने ही परिवार का भरण पोषण करते हैं। यानी कि अधिक कमाकर भी वे सिर्फ अपने जीवन के परिवार का ही देख पाते हैं, अपने परिवार का ही देख पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मेरी कमीज 2 मीटर में बन रही है और जो सामने खड़े हैं उनकी कमीज 3 मीटर में बन रही है, बट बन तो कमीज ही रही है। तो मेरे हिसाब से ये सभी लोग जो हैं ये पुअर हैं, ये लोग निर्धन लोग हैं, ये धनी लोग नहीं है। धनी वो है जो अपने अलावा किसी और की जरूरत पूरी कर सके, ऐसी क्षमता उनके पास कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी देने। तो जब मैं धनी बोलता हूँ मेरा मतलब होता है देने की क्षमता का विकास। आप अपने देने की क्षमता की प्रवृत्ति को बढ़ाएं और ये आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएगा जो आप बाहर से कभी सोच नहीं सकते। जीवन में आप कुछ भी करेंगे वो आपको खुशी दे या न दे, लेकिन जब भी आप किसी के लिए भी यू डू एक्ट ऑफ गुडनेस, यू डू एक्ट ऑफ काइंडनेस, वो आपको हमेशा, और उसका आध्यात्मिक पहलू ये है कि जब भी आप किसी के लिए बिना कुछ एक्सपेक्ट किए करते हैं तो उसका हृदय प्रसन्न होता है और उसका प्रतिबिंब आपके हृदय में खिलता है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है। क्या ये जो मटेरियलिस्टिक हम जो है संपन्नता चाहते हैं, क्या ये कोई अभौतिक या वैचारिक स्तर पर संपन्नता का परिणाम तो नहीं है? जो सिर्फ भौतिक स्तर पर संपन्नता आपको क्या दे रही है वो आपको जरा देखना बहुत जरूरी है। और वो अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भौतिक रूप से बहुत संपन्न हैं, लेकिन जब आप उनके जीवन को देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि वो जितने आप दुखी हैं उससे कहीं ज्यादा लोग दुखी वो लोग। तो भौतिक संपन्नता आपको प्रसन्नता दे पाएगी ये पक्का नहीं है। अच्छा, रादर मैं तो बोलूंगा कि ये अपवाद है। लेकिन देने की क्षमता किसी के लिए कोई भलाई करना वो आपको प्रसन्नता दे पाएगी नहीं दे पाएगी, इसके बारे में मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो आपको हमेशा प्रसन्नता देगी।
हमको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है कुछ करने के लिए, कुछ लेने के लिए और कुछ वापस करने के लिए। लेकिन जो भी है हमको यहीं पर यूज करना है। तो अगर हम जीवन में जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, वो हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन तक हो या कोई भी चीज हो, हम एनवायरनमेंट से लेते हैं। खाना पीना ऑक्सीजन सभी कुछ एनवायरनमेंट से लेते हैं। ऐसे ही धन है जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। तो फिर लेकिन जब हमारा जीवन समाप्त होता है तो हम सबको लेना बंद कर देते हैं। तो इसी तरह से जो हम भौतिक चीजें अपने जीवन में कलेक्ट करते हैं, तो पूरा तो नहीं लेकिन उसका मेजर पोर्शन हमको एनवायरनमेंट को वापस देना चाहिए। ऐसा मेरा सोचना है। जैसे हम पंचतत्व में लीन हो जाते हैं, किसी भी धर्म में हम पंचतत्व में लीन हो जाते हैं। हम अपने एनवायरनमेंट को, प्रकृति को, सृष्टि को वापस कर देते हैं अपने आप को, और उसके बाद लेना बंद कर देते हैं। लेकिन धन के साथ ऐसा नहीं। धन हम दूसरे को लेके चले जाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप भले ही दूसरे को देकर जाएं, अपने बच्चों को देकर जाएं, किसी को भी देके जाएं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा, अगर मेजर हिस्सा नहीं, कुछ हिस्सा आपको एनवायरनमेंट को वापस देना चाहिए, लोगों को वापस देना चाहिए। तो जितना मुझे लगता है कि ये, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप धनी बने। धनी बनने का मतलब ये है कि आप अपने अलावा दूसरों के लिए भी कुछ करें, बिकम रिच एंड स्प्रेड गुडनेस। तो 5 पॉइंट्स को अगर मैं दोबारा से समराइज करूं तो 1 शुड नो द विजन एंड मिशन ऑफ लाइफ, 1 शुड एनहेंस द एबिलिटी ऑफ लर्निंग, 1 मस्ट लर्न हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिवली, एंड फाइनली वी शुड नो दैट if we want something, then we must decide to achieve it. And once we decide, everything will conspire with us to make it happen. और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अपने जीवन में धनी बने, और वो धनी जो है आप भलाई का विस्तार करके बन सकते हैं। So do at least 1 act of goodness. एक ऐसा भलाई का काम हफ्ते में एक बार करें, अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो। किसी को सड़क ही पार करा दीजिए, किसी को पानी ही पिला दीजिए, किसी को खाना खिला दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप तभी करेंगे जब आपके पास वो विचार होगा कि आपको किसी की भलाई करनी है। तो मुझे लगता है कि ये 5 बिंदु जो हैं, ये आपके जीवन को सार्थक भी बना सकते हैं, सफल भी बना सकते हैं, और आपके जीवन में शांति और प्रसन्नता भी ला सकते हैं, भौतिक सफलता के साथ साथ। रवि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रायोगिक जीवन के अनुभव से जो आपने खजाने प्रस्तुत किए हैं हमारे श्रोताओं के लिए, बहुत ही मूल्यवान प्रतीत होते हैं। उम्मीद है इससे हमारे दर्शक, हमारे श्रोतागण अपने काम की जो बातें हैं वो जरूर इससे ग्रहण करने का अभ्यास करेंगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।